याद रखना, जब आप प्रत्येक कंसेप्ट का, आई सेड प्रत्येक कंसेप्ट का जो रीजन है वो भी समझ के चलते हो, तब जाके, याद रखना, तब जाके तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होती है। और याद रखें कि साइंस के अंदर यदि हम बात करें तो प्रत्येक चीज के पीछे एक तगड़ा रीजन है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन खड़ा है, सॉलिड रीजन खड़ा है हर चीज के पीछे। जब तक आप उन चीजों के पीछे का रीजन नहीं जानोगे बेटा, याद रखना तुम्हारी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। अ लेमैन जो आम इंसान होता है, अ लेमैन मे नो द स्टोरी बट अ जीनियस knows the secret behind that story। चीजें पता हो सकती है, कंसेप्ट पता हो सकती है, लेकिन उस कंसेप्ट के पीछे का कंसेप्ट उस कहानी के पीछे का कहानी, उस कहानी के पीछे का जो सीक्रेट है, उस कंसेप्ट के पीछे का जो सीक्रेट है, वो सिर्फ जीनियस बंदे को पता होती है। सिर्फ जीनियस बंदे को पता होता है, तभी वो बंदा जीनियस होता है। और तभी वो जाकर के जो नीट है, जेई मेंस है, एडवांस है, इस टाइप के एग्जाम्स के अंदर वो टॉप करता है। इस टाइप के एग्जाम्स के अंदर वो टॉप करता है। गुरु मंत्र को याद रखना कि किसी भी चीज को सीखो, उसके पीछे का रीजन जरूर जानने की कोशिश करो। ये तुम्हारी ड्यूटी भी है, फर्ज भी है खुद के प्रति, ड्यूटी है खुद के प्रति, फर्ज भी है और हक भी है, जानने का हक भी है तुमको। ना अपने फर्ज से पीछे हटो और ना अपने हक को जाने दो। और याद रखो कि जितनी खतरनाक आपकी प्रिपरेशन होगी, जितना स्ट्रांग आपका प्रिपरेशन होगा, उतना ही कंफर्म आपका सीट होगा, भले वो एम्स हो या आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे हो। याद रखना, तुम्हारे अंदर पूरी की पूरी काबिलियत है, इस काबिलियत को बाहर लाओ, मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो, फिर देखो कोई रोक नहीं सकता। मजाल नहीं तुम्हारी सिलेक्शन रुक जाए। हेलो पपलू पार्टी, और पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम चकाचका। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा, उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। और पिछले लेक्चर की यदि हम बात करें तो काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट कर दी थी, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स में जो सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज यस पोजीशन वेक्टर, राइट। पोजीशन वेक्टर की हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करी थी। ऑलराइट, चलो तो पोजीशन के बाद आज के लेक्चर के अंदर जो हम चीज देखने जा रहे हैं, दैट इज द सेकंड पैरामीटर, एंड दैट इज पोजीशन के बाद अगला नाम किसका? यस, डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं, राइट। चलो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसके बारे में क्या जानते हो आप लोग, बताओ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये पॉइंट बिल्कुल साफ साफ उभर के आया कि डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड यस फाइनल पोजीशन। तो काफ़ी बच्चों को ये जो डेफिनेशन है ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको कि आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है इसके रूप में लेते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बिल्कुल सही, ये डेफिनेशन आपने 9th में 10th में आपने पढ़ रखा है, राइट। तो 9th और 10th में तो पढ़ रखा है, लेकिन अब आप 11th में आ चुके हो और 11th-12th लेवल पे आके आपको डिस्प्लेसमेंट को एक और नए तरीके से, ज़रा टेक्निकल तरीके से आपने डिफाइन करना है। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट को ज़रा दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करें? याद करो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपसे पूछा था कि कब कोई बॉडी डिस्प्लेस करता हुआ कहलाता है, कब कोई बॉडी डिस्प्लेस करता हुआ कहलाता है। यस, जब उसकी क्या चेंज होती है? पोजीशन। उसकी क्या चेंज होती है? पोजीशन। और यही से जो पोजीशन पैरामीटर वो हमारे सामने उभर के आया था। ऑलराइट, तो बिल्कुल उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसी तर्ज पे यदि हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी डिस्प्लेस होता हुआ तब कहलाएगा जब उसकी पोजीशन चेंज होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द यस चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। जब जब पोजीशन चेंज होगा तब तब पार्टिकल डिस्प्लेस करता हुआ कहलाएगा।
ठीक, तो इस चीज़ को समझते हुए हम एक नए डेफिनेशन को अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। वेरी नाइस। तो ये दूसरा डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन क्या था वो भी चाहो तो लिख लो अपनी अपनी कॉपीज के अंदर कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और जो दूसरा डेफिनेशन हमारे सामने आया दैट इज डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। चेंज इन द पोजीशन वेक्टर यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि हम यूजुअली डेल्टा एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। चेंज हमेशा कैसा होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं ना, हमेशा लाइफ टाइम के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एग्जैक्टली। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिफाइन तो कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन तो कर लिया, अब उसके बारे में कुछ और चंद पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। राइट, जो पिछले क्लास के अंदर हमने देखा था, पिछले सेशन के अंदर हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर है, स्केलर है, बात करी थी। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है कि नहीं, बात करी थी। इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है कि नहीं, बात करी थी। बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी उन्हीं चंद पॉइंट्स को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है। यस, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये मालूम है और वो बता भी रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। यस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल, तो आप जो पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल, देखो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो डेफिनेशन आज हमने देखा उसके अंदर हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, अर्थात दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और आपको मालूम है, जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ी है उनको मालूम है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है बेटा, बहुत जाहिर सी बात है कि दो स्केलर को घटाओगे तो स्केलर ही पैदा होता है, दो वेक्टर को घटाओगे या जोड़ोगे तो वेक्टर ही पैदा होता है। तो याद रखेंगे, जब भी हम वेक्टर्स को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या डेवलप होगा? जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यस, वो भी एक वेक्टर होगा। बिल्कुल उसी टच पे यदि हम बात करें, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो इसको भी आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो फाइनल निकल के आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आएगी, वो भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो पहला पॉइंट हमारे सामने आया डिस्प्लेसमेंट को लेकर, वो आया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ यस वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो। अब जाहिर सी बात है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है बेटा तो उसकी दिशा भी तो होगी, उसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो लगे हाथों इसी पॉइंट के ठीक नीचे आप लिख लो कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी फ्रॉम, कहां से कहां, कहां से कहां जाता है पार्टिकल, कहां से कहां जाता है, कहां से कहां, किधर से किधर डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? यस, इनिशियल से फाइनल, पार्टिकल इनिशियल से फाइनल जाता है, इस वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो भी जाहिर सी बात है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगी। लिख लो अपनी अपनी कॉपीज के अंदर कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज, जीवन भर के लिए याद रखेंगे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ऑलराइट, तो बात ये निकल के आई कि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अगर वेक्टर क्वांटिटी है उसकी दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन को भी हमने डिस्कस किया। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। राइट, अब अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये निकल के आएगी बात कि बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो चलो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट लेट से -20 मीटर, -30 मीटर निकल के आ रही, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों को ये शायद मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इनफैक्ट मैं यूं कहूं कि हो सकता है कि उन्होंने कभी इस पॉइंट पे सोचा ना हो, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर ऐसी बात है तो सोच के देखो कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं। यस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है?
उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसी वजह से, वेक्टर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी जाहिर सी बात है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। तो बेटा जो चीज़ें हैं वो ऐसे ध्यान रखेंगे कि सिर्फ चीज़ों को सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसके पीछे का जो रीज़न है उसको भी अच्छे से समझ के चलेंगे, जान के चलेंगे। और तभी याद रखना, जब आप प्रत्येक कंसेप्ट का, प्रत्येक कंसेप्ट का जो रीज़न है वो भी समझ के चलते हो, तब जाके, याद रखना, तब जाके तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होती है। अदरवाइज तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, वो अधूरी रह जाएगी। आपने देखा कि इस साल एम्स के अंदर, इनफैक्ट मैं यूं कहूं कि नीट के अंदर, क्योंकि एम्स भी नीट के अंदर आ गए, तो नीट के अंदर भी एसेशन रीजन वाले सवालों को इंक्लूड कर लिया गया। और मैंने देखा कि एसेशन रीजन के सवालों का उत्तर देने में सभी को खासी दिक्कत आई। इनफैक्ट एसेशन रीजन होते भी ऐसे सवाल है जो कि बहुत परेशान करते हैं, स्टूडेंट्स को तो खास तौर पे बहुत परेशान करते हैं। यो देखा गया है कि बच्चों की जो दुखती रग होती है ना एम्स के अंदर, इससे पहले एम्स का पेपर अलग हुआ करता था जब, तो एम्स के एग्जाम के अंदर जो बच्चों की दुखती रग होती थी बेटा, वो कौन सी होती थी मालूम है? वो होती थी एसेशन रीजन। एसेशन रीजन होती थी उनकी दुखती रग। क्यों? क्योंकि बच्चों को चीजें मालूम तो होती है, देखा है मैंने कि बच्चों को चीजें मालूम तो होती है, कंसेप्ट पता तो होता है, कहानी पता तो होती है, बातें पता तो होती है, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता है। उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता है। और याद रखें कि साइंस के अंदर यदि हम बात करें तो प्रत्येक चीज के पीछे एक तगड़ा रीजन है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन खड़ा है, सॉलिड रीजन खड़ा है हर चीज के पीछे। जब तक आप उन चीजों के पीछे का रीजन नहीं जानोगे बेटा, याद रखना तुम्हारी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी तुम्हारी जो सिलेक्शन है वो इंश्योर नहीं हो सकती। राइट? तो इसलिए मैं हमेशा से कहता भी हूं बच्चों को, और एक स्टेटमेंट भी बच्चों में काफी फेमस है कि अ लेमैन जो आम इंसान होता है, अ लेमैन मे नो द स्टोरी but a genius knows the secret behind that story. Alright? तो किसी आम इंसान की अगर बात करें तो कहानी उसको पता हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें पता हो सकती है, कंसेप्ट पता हो सकती है, लेकिन उस कंसेप्ट के पीछे का कंसेप्ट उस कहानी के पीछे का कहानी, उस कहानी के पीछे का जो सीक्रेट है, उस कंसेप्ट के पीछे का जो सीक्रेट है, वो सिर्फ जीनियस बंदे को पता होती है। सिर्फ जीनियस बंदे को पता होता है, तभी वो बंदा जीनियस होता है, तभी वो बंदा जीनियस होता है। याद रखना इस बात को, ठीक है? और तभी वो जाकर के जो नीट है, जेई मेंस है, एडवांस है, इस टाइप के एग्जाम्स के अंदर वो टॉप करता है, इस टाइप के एग्जाम्स के अंदर वो टॉप करता है। कब कर पाता है? जब उसको अंदर की सारी कहानी पता हो, अंदर की सारी कहानी पता हो। तो इसलिए एक गुरु मंत्र दे रहा हूं आप लोगों को, उस गुरु मंत्र को याद रखना कि किसी भी चीज को सीखो, उसके पीछे का रीजन जरूर जानने की कोशिश करो। ये तुम्हारी ड्यूटी भी है, फर्ज भी है, खुद के प्रति ड्यूटी है, खुद के प्रति फर्ज भी है, और हक भी है, जानने का हक भी है तुमको। तुम टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर, मैम, प्लीज इसके पीछे इसका जो कारण है प्लीज बता दो, समझ नहीं आया मुझे, ऐसा क्यों है। सीधे सीधे एक्सेप्ट मत कर लो। कुछ चीजें होती है नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, वो तो चलो याद कर लिया अपन ने, किसका नाम क्या है क्या, लेकिन उसके पीछे का रीजन, अगर कोई आपको लाइक कोई प्रोसेस आप देख रहे हो बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर,
कोई प्रोसेस होता हुआ देख रहे हो, कोई घटना घटता हुआ देख रहे हो, तो उसके पीछे का जो रीजन है उसको जानने की कोशिश करो, उसको जानने की कोशिश करो। जैसे छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे सामने देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में मैंने लिखा, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्यों, व्हाई? हर चीज के पीछे एक वाई जरूर होता है बेटा। इससे पहले वाला भी जो पॉइंट है देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? ऐसा नहीं कि पैदाइशी वेक्टर था, नहीं, भगवान ने कह दिया वेक्टर नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। इसके पीछे रीजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। दो वेक्टर्स में चेंज फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन, तब जाके जरूरी तौर पे ये भी क्या डेवलप होगा, वेक्टर के रूप में डेवलप होगा। तो हर चीज के पीछे रीजन, ये तो छोटा सा मैंने एक नमूना बताया आपको। तो पूरे पढ़ाई के अंदर बहुत लंबी पढ़ाई आपके सामने बेटा, नीट की आप एग्जाम दोगे, जेई मेंस एडवांस का एग्जाम दोगे, बहुत लंबी पढ़ाई आपके सामने, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की बहुत लंबी पढ़ाई। उसके अंदर याद रखें, जो भी चीज आप पढ़ो उसके पीछे का रीजन भी जानने की पूरी कोशिश करो, उसके पीछे का रीजन भी जानने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारा, याद रखना, ये तुम्हारा फर्ज भी है और तुम्हारा हक भी है। किसी भी चीज के पीछे का, किसी भी कंसेप्ट के पीछे का रीजन जानना, ये तुम्हारा फर्ज भी है और तुम्हारा हक भी। ना अपने फर्ज से पीछे हटो और ना अपने हक को जाने दो, दोनों का ध्यान रखो, ठीक? तो तभी जाके तुम्हारी जो प्रिपरेशन है, वर्ल्ड लेवल, क्लास लेवल की जो प्रिपरेशन, वो निकल जाएगी। और याद रखो कि जितनी खतरनाक आपकी प्रिपरेशन होगी, जितना स्ट्रांग आपका प्रिपरेशन होगा, उतना ही कंफर्म आपका सीट होगा, भले वो एम्स हो या आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे हो। याद रखना, छोटी मोटी हम बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक? छोटी मोटी हम बातें नहीं कर रहे, छोटे मोटे कॉलेज की बातें नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर पूरी की पूरी काबिलियत है, उस काबिलियत को बाहर लाओ, मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो, फिर देखो कोई रोक नहीं सकता। मजाल नहीं तुम्हारी सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है बेटा? चलो आज के लिए तो इतना ही क्या कह सकता हूँ मैं, भाषण इतने काफ़ी है। अब आते हैं पढ़ाई पे आते हैं, और देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो अगला पॉइंट हमारे सामने आया, वो आया पॉजिटिव नेगेटिव का। उसके पीछे रीजन क्या है? वेक्टर। दुनिया का कोई भी वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आप सबको मालूम है कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताते हैं? यस, उसकी सिर्फ डायरेक्शन। जिन बच्चों ने वेक्टर्स पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, उनको मालूम है कि द नेगेटिव साइन merely represents द डायरेक्शन। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ ये लाइन। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम, उनको मैं बता देता हूं, हल्का सा बता देता हूं कि भाई किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करें, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था, उसको भी एक बार देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो इसको याद रखेंगे कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, घट सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि वो इंक्रीज करे और डिक्रीज भी कर सकता है? क्या कोई बॉडी ऐसा हो सकता है जिसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है? यस, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी ओरिजिन से दूर जा रहा है, पहले वो x=5 पे रखा हुआ था, अब वो x=15 पे चला गया, फिर x=30 पे चला गया, x=35 पे चला गया, लगातार उसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, लगातार वो ओरिजिन से दूर जाता जा रहा है, यस, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल से फाइनल। इनिशियली वो 5 पे था, फाइनली अभी वो 15 पे, 30 पे, 35 पे है, तो लगातार उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है, लगातार उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर वो रुक के फिर लौटना शुरू कर दे, वापस वो x=20 पे आ जाए, x=10 पे आ जाए, लगातार वो अपने इनिशियल पोजीशन के नजदीक आता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है जो पहले बढ़ रही थी, अब वो घटती चली जा रही है। तो बेटा अगला पॉइंट जो याद रखेंगे वो ये है कि इट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ मोशन। अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज करी, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन। इसको बहुत अच्छे से पकड़ के चलेंगे, समझ के चलेंगे कि ये वर्ड क्यों लिखा, इस वर्ड का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बेटा, एक बात याद रखना कि जो क्वेश्चंस, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसके अंदर प्रत्येक सवाल के अंदर प्रत्येक शब्द का अपना अलग एक इंपॉर्टेंस होता है। एक एक वर्ड से जो सवाल है उसके मायने बदल जाते हैं। अगर मैं यहां पे कोर्स ऑफ मोशन के स्थान पे
कोर्स ऑफ मोशन के स्थान पे कोर्स ऑफ टाइम दे दूं, कहानी बदल जाएगी, कहानी बदल जाएगी, पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी। अब आप पूछोगे सर कैसे? तो बेटा ऐसा है कि कोर्स ऑफ मोशन का मतलब है मोशन हो रहा है, सिंपल सी बात, मोशन हो रहा है, पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल मोशन में। ये बता दिया गया, ये कंफर्म है कि मोशन हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे कोर्स ऑफ टाइम लिख दिया जाए सिर्फ, तो इतना तो कंफर्म है कि टाइम चल रहा है, अर्थात घड़ी चल रही है। घड़ी चल रही है, घड़ी के कांटे मोशन में, लेकिन पार्टिकल जो बॉडी है वो मोशन में है कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, राइट? तो अगर कोर्स ऑफ मोशन कहा जाता है बेटा, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि पार्टिकल चल रहा है। लेकिन अगर कोर्स ऑफ टाइम कह दिया जाए तो ये असमंजस की स्थिति में हम लोग फंस जाएंगे कि हो सकता है पार्टिकल चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो सकता है वो रेस्ट पे भी हो सकता है कि वो रेस्ट पे भी हो। तो ये कंफर्म नहीं कि मोशन हो रही है, ये कंफर्म नहीं कि बॉडी चल रही है, ऑलराइट? और ये मैं इसलिए आपको यहां पे समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि जो जिन एग्जाम्स की आप तैयारी करने जा रहे हो, नीट की, जेईई मेंस एडवांस की आप तैयारी करने जा रहे हो, उन एग्जाम्स के अंदर ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं जिसके अंदर आपसे ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ऐसे करके एक सवाल डाल दिया जाए और नीचे 4 स्टेटमेंट, नीचे 4 स्टेटमेंट, उनमें से आपको ये डिसाइड करना है, ये देखना होगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब सपोज एक सवाल ऐसा आ जाए और उसके अंदर एक स्टेटमेंट ये आ जाए कि इट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन। दूसरा स्टेटमेंट ये आ जाए कि इट मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम। अब यहां पे कोर्स ऑफ टाइम आ गया और वहां पे कैन की जगह मस्ट आ गया, इट मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम। ये दूसरा स्टेटमेंट आ गया, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट आप टिक करोगे, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है ये भी तो मालूम होना चाहिए अपने को। पता चला वो मोर देन वन करेक्ट चॉइस वाला सवाल आ गया, फिर क्या करोगे? दोनों करेक्ट हो जाए तब क्या करोगे? ऐसे सवाल सबसे ज्यादा घातक होते हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा आंसर्स सही होते हैं, ऑप्शन सही होते हैं। ऐसे सवाल तो सबसे अधिक घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं, ऑलराइट? तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको दिया गया, इट मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम, तो ये अपने आप में गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोर्स ऑफ टाइम कहा गया। क्या पता कि बॉडी चल रही कि नहीं चल रही है, हु नोस? बॉडी चल रही कि नहीं चल रही किसको पता? हो सकता है बॉडी रुकी हुई है, हो सकता है बॉडी रुकी हुई है, और अगर बॉडी रुकी हुई होगी, अगर बॉडी रुकी हुई होगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी, रे तो फिक्स रहेगी। जीरो है तो जीरो, नॉन जीरो व्हाटएवर, वो फिक्स रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो अगर ये कह दिया जाए कि इट मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ टाइम, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि अगर ये कहा जाए इट मस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन, सही है। सिर्फ एक वर्ड से पूरी कहानी बदल जा रही है, सिर्फ एक शब्द से पूरी कहानी बदल जा रही है। तो प्रत्येक शब्द का आपने पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, ऑलराइट? यही आपके अलर्टनेस को शो करेगी। और जब आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, प्लस आपके अंदर गजब की अलर्टनेस भी होगी, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। वो एश्योर्ड हो जाएगा कि यस, यू विल क्रैक द एग्जाम विद अ वेरी हाई रैंक, विद अ वेरी वेरी हाई रैंक। ठीक? तो जो मजा परफेक्शन में है वो किसी और चीज में। ट्राई टू ऑलवेज बी अ परफेक्शनिस्ट। जानते हैं परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल है, नोबडी इज परफेक्ट। पता नहीं कौन कह गया, इस पे मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा कितनी खामियां हैं इसके अंदर। क्योंकि इसी के वजह से, इसी स्टेटमेंट के वजह से हम लोग कहते हैं, गलती करते हैं, कहते हैं नोबडी इज परफेक्ट। यार नोबडी इज परफेक्ट, तो हमसे भी गलती हो रही, कौन सी बड़ी बात हो गई? गलत, गलत। माना कि नोबडी कैन बी परफेक्ट, माना कि परफेक्शन बहुत मुश्किल है, लेकिन परफेक्शन अचीव करने, परफेक्शन अटेन करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। परफेक्शन अटेन करने की
कोशिश तो करनी चाहिए, राइट? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी पढ़ाई करो, जहां भी पढ़ाई करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, व्हाटएवर, जितना हो सके परफेक्ट तरीके से चीजों को जानने की, पहचानने की, उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश करो। डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, किसी चीज को लाइटली मत लो। अगर आप इन चीजों को, अपनी पढ़ाई को लाइटली लोगे, दुनिया आपको लाइटली लेने लग जाएगी, दुनिया आपको लाइटली लेने लग जाएगी। नेवर डू दिस, ओके? चलो, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर ली कि यस, कि डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ मोशन, यहाँ पे बड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक? तो ये पॉइंट आपने लिख लिया। ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलो, खूब बातें कर लिया, बड़े मजे वाली बातें करी, अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आई होगी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, एक और पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। याद आ रहा है, बड़ी खूबसूरत बात है कि राउंड ट्रिप में सुना है कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की हमेशा यस जीरो होती है। लिख डालो, लिख डालो। ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। अब वही बात आ गई, अगर मान लो आपके सामने सिंगल करेक्ट चॉइस वाले सवाल पड़े हैं और उसके अंदर एक ऑप्शन आपको ये भी दे दिया जाए कि ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज अ नल वेक्टर, इज ऑलवेज अ नल वेक्टर, तो आप किसको टिक करोगे? यस, नल वेक्टर वाले को, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन। अगर सिंगल चॉइस है तो बेटा अपने को कौन सा चूज करना है? बेस्ट ऑप्शन। जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसे आपने टिक करना है, जीरो नहीं मारोगे, टिक नहीं करोगे जीरो के अंदर, आप क्या टिक करोगे? नल वेक्टर, ठीक है? तो जीरो, जो जब आप नोट्स बनाते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, 0/नल वेक्टर करके आप लिख लो, तो ध्यान रहेगा। छोटी छोटी बातें बेटा, इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों में तो उन बड़े बड़े सवालों के राज छुपे हुए हैं। बताया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कि इन छोटी छोटी बेसिक बातों को याद रखोगे, समझ के चलोगे, तब ये कंफर्म हो जाएगा, ये अश्योर हो जाएगा कि कोई सवाल, मजाल नहीं कोई सवाल आपसे अटक जाए। लेकिन वो कब? जब आप इन बेसिक चीजों को पूरी इज्जत के साथ, पूरे ऑनर के साथ इनको पढ़ते जाओगे, इनकी स्टडी करते जाओगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि इन सारी चीजों को यूजुअली हम लोग स्किप करते, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ कि नहीं, ऐसे इक्वल टू यू डी प्लस आर स्क्वायर बी इक्वल टू प्लस डी, खत्म बात, 2-4 सवाल खत्म भाई। नो, शर्त है, मैंने पहले भी बताया था कि शर्त है कि जब भी कोई भी चीज पढ़ना स्टार्ट करोगे, शर्त है बेसिक से, धरती से। इनफैक्ट हम तो धरती के भी, यस बता रहे ना, धरती के भी नीचे से शुरू करेंगे, तभी जाके आप पहुंच पाओगे आसमान के भी ऊपर। याद है आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इन सारी चीज़ों को याद रखो और आगे की पढ़ाई करते जाओ, बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से, बहुत खुशी खुशी इन सारी चीज़ों को पढ़ो, इनके बारे में जानो, पहचानो। और मेरी बात जो है वो याद रखो बेटा, पिछले 20-21 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इन चीज़ों को जिन स्टूडेंट्स ने अपना लिया है, जिनका ये बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया, मजाल नहीं उनसे सवाल अटक जाए। भले कितना भी एवरेज, कितना भी बिलो एवरेज, कितना भी फेलियर बच्चा है, अगर इन चीज़ों को सीख के चलेगा, मजाल नहीं कोई सवाल अटक जाए उससे। एक एक चीज़ बताऊंगा बेटा, कैसे क्वेश्चन को क्रैक करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे क्वेश्चन के अंदर अप्रोच लेना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, लेकिन वक्त के साथ। लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा, आज के सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने देख लिया, नेक्स्ट जो पैरामीटर है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वगैरह, वो हम लोग अगले सेशन में देखने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, मस्त रहो, ठीक? चलो, तो तब तक के लिए